हेलो एवरीवन। अच्छा, हमने कैपिटल असेट क्या होता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में हमने देखा। कैपिटल असेट में क्या क्या नहीं आएगा वो हमने देखा। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट हमने देखा, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हमने देखा। अच्छा, अब हम शुरू कर रहे हैं ट्रांसफ़र सेक्शन 2 सब सेक्शन 47। अच्छा, ध्यान से सुनने के बाद कितनी चीज़ों को ट्रांसफ़र माना गया है, मतलब किस किस चीज़ को ट्रांसफ़र की कैटेगरी में रखा गया है वो हमें डिस्कस करना है। तो पढ़ना शुरू करो। देखो, ट्रांसफ़र इन रिलेशन टू अ कैपिटल असेट इंक्लूड्स, ठीक है, कि ट्रांसफ़र में क्या क्या आएगा। सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर आप कोई कैपिटल असेट किसी दूसरे पर्सन को बेचते हो फॉर अ कंसिडरेशन, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा? सेल। और सेल को ट्रांसफर माना गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 में। अच्छा, और क्या क्या आएगा? एक्सचेंज भी ट्रांसफर है। सुनो, मेरी बात सुनो। मिस्टर ए के पास एक कैपिटल असेट है और मिस्टर बी के पास भी एक कैपिटल असेट है। दोनों ने आपस में कैपिटल असेट्स क्या कर लिए? एक्सचेंज, मतलब बदल लिए। ए ने अपना कैपिटल असेट बी को दे दिया और बी ने अपना कैपिटल असेट ए को दे दिया। तो याद रखना, एक्सचेंज को भी ट्रांसफर माना गया है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 47, ठीक है। अच्छा, थर्ड आता है रेलिंक्विशमेंट ऑफ एन असेट। ये मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, जरा देखना मेरी बात। रेलिंक्विशमेंट क्या है ये देखो। हेडिंग सब लिखना, रेलिंक्विशमेंट ऑफ एन असेट। हेडिंग लिखो, रेलिंक्विशमेंट ऑफ एन असेट। हेडिंग लिखना, रेलिंक्विशमेंट ऑफ एन असेट। देखो, रेलिंक्विशमेंट ऑफ एन असेट। पता है ये जो वर्ड है ना, रेलिंक्विशमेंट, रेलिंक्विशमेंट का मतलब क्या होता है? गिव अप करना, सैक्रिफाइस करना, फोरको करना। मैं आपको ना बिल्कुल एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। पता है कि रेलिंक्विशमेंट कैसे होता है, ये देखना। देखो, बिल्कुल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। पता है, एक पर्सन था मिस्टर ए, एक पर्सन था मिस्टर ए। उसके ना 5 चिल्ड्रन थे, 5 चिल्ड्रन थे उसके। कौन कौन? इसमें 3 तो उसके बेटे थे और 2 उसकी डॉटर्स थी, ठीक है, 2 उसकी डॉटर्स थी। पता है, एक जनरल में आपको एक रूल बताऊं जो चलता है प्रैक्टिकल लाइफ में, वो क्या है? फादर की प्रॉपर्टी पे हक, फादर की डेथ के बाद प्रॉपर्टी पे हक उसके बच्चों का होता है। तो मतलब मिस्टर ए की अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो मिस्टर ए की डेथ के बाद मिस्टर ए की प्रॉपर्टी पे हक उसके 5 बच्चों का होगा, 3 सन और 2 डॉटर्स का। लेकिन पता है जनरली होता क्या है, ये जो 2 डॉटर्स होती है ना, वैसे तो इन 2 डॉटर्स का भी फादर की प्रॉपर्टी पे हक इक्वली होता है जैसा लड़कों का है, ठीक है। जैसे सन्स का हक है वैसा ही हक डॉटर्स का है। लेकिन जनरली पता है डॉटर्स क्या करती हैं? डॉटर्स ना अपनी मैरिज के बाद
डॉटर्स अपनी मैरिज के बाद वो क्या करती हैं, वो ना अपना हिस्सा छोड़ देती है, ठीक है। नहीं छोड़े तो उन्हें क्लेम करने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इंसानियत के तहत वो डॉटर्स क्या करती हैं, वो मैरिज के बाद फादर की प्रॉपर्टी पे जो हक होता है ना, वो गिव अप कर देती है। तो जैसे सपोज एग्जांपल देता हूं, ये फादर की प्रॉपर्टी है, वैसे बताओ इस प्रॉपर्टी पे हक कितनों का है, 5 बच्चों का है, ठीक है। लेकिन ये जो डॉटर्स होती है ना, ये मैरिज के बाद इस प्रॉपर्टी पे हक, अपना जो हक होता है उसे रेलिंक्विश कर देती है। रेलिंक्विश मतलब क्या कर देती है, गिव अप कर देती है, सैक्रिफाइस कर देती है, फोरगो कर देती है, ठीक है। वो कहती हैं कि ठीक है, आज से इस प्रॉपर्टी पे हमारा कोई हक नहीं होगा। इसका मतलब जो प्रॉपर्टी वैसे बंटनी चाहिए थी 5 बच्चों में, प्रॉपर्टी वैसे बताओ बंटनी चाहिए थी 5 बच्चों में, 5 में से 2 ने तो अपना हक गिव अप कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, तो इस प्रॉपर्टी पे हक अब सिर्फ किसका रह जाता है, 3 सन्स का रह जाता है। इस प्रॉपर्टी पे राइट अब सिर्फ कितनों का रह जाता है, 3 सन्स का। तो मैरिज के बाद अगर डॉटर्स चाहें तो वो प्रॉपर्टी में, फादर की प्रॉपर्टी में अपना जो हक है उसे क्या कर सकती हैं, छोड़ सकती हैं, और उनके छोड़ने के बाद उस प्रॉपर्टी पे हक सिर्फ किसका रह जाएगा, 3 सन्स का रह जाएगा। इसके लिए बस कुछ नहीं, उन्हें एक रेलिंक्विशमेंट डीड पे अपना क्या करना पड़ता है, साइन। और वो रेलिंक्विशमेंट डीड जो होती है ना, वो इस बात का सबूत होती है कि डॉटर्स ने प्रॉपर्टी में अपने हक को क्या कर दिया है, गिव अप कर दिया है, सैक्रिफाइस कर दिया है इन द फेवर ऑफ 3 सन्स। मतलब अपने भाइयों के फेवर में उन्होंने अपना हक गिव अप कर दिया है, ठीक है। अब सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 ने क्या कहा, अगर डॉटर अपना हक रेलिंक्विश करेंगी ना, तो इस रेलिंक्विशमेंट को भी कैपिटल, या मैं बोलूं इस रेलिंक्विशमेंट को भी ट्रांसफर माना जाएगा अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 47, ठीक है। तो रेलिंक्विश करने का क्या मतलब हुआ, रेलिंक्विश करने का मतलब होता है गिव अप करना। और मैंने आपको बताया मैरिज के बाद जो डॉटर्स हैं वो अगर चाहें तो अपना जो शेयर है उसे गिव अप कर सकती हैं। वो कह सकती हैं कि आज से इस प्रॉपर्टी में हमारा कोई हिस्सा नहीं होगा, हमारा हिस्सा भी हमारे भाइयों में बांट दिया जाए। इसके लिए उन्हें क्या साइन करनी पड़ती है, रेलिंक्विशमेंट डीड पे उन्हें साइन करना पड़ता है। तो रेलिंक्विशमेंट को भी बताओ क्या माना गया है, रेलिंक्विशमेंट को भी ट्रांसफर माना गया है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 47। अच्छा, डी पॉइंट क्या है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स। ये भी मैं आपको जरा समझाता हूं। एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब क्या हुआ, एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब होता है खत्म होना। एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब क्या हुआ, खत्म होना। देखो एग्जाम्पल, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स, देखना एग्जाम्पल। अज्यूम करो, ये मैं आगे भी वैसे आपसे डिस्कस करूंगा, मिस्टर ए के पास ना एक कैपिटल असेट है, ठीक है। हुआ क्या, मिस्टर ए का ये कैपिटल असेट ना डिस्ट्रॉय हो गया। मिस्टर ए का ये कैपिटल असेट क्या हो गया, डिस्ट्रॉय। रीजन कोई भी हो सकता है फ्लड की वजह से डिस्ट्रॉय हुआ हो सकता है अर्थक्वेक की वजह से डिस्ट्रॉय हुआ हो सकता है टाइफून की वजह से डिस्ट्रॉय हुआ हो सकता है हरिकेन की वजह से डिस्ट्रॉय हुआ हो सकता है राइट्स, दंगे फसादों की वजह से राइट डिस्ट्रॉय हुआ हो, या
एनिमी एक्शन, हो सकता है आपके दुश्मन ने हमला कर दिया, एनिमी एक्शन हो सकता है फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हुआ हो। और मिस्टर ए ने क्या कर रखा था, मिस्टर ए ने ले रखी थी एक इंश्योरेंस पॉलिसी। मिस्टर ए ने क्या ले रखी थी, इंश्योरेंस पॉलिसी। तो मिस्टर ए ने ले रखी थी एक इंश्योरेंस पॉलिसी। अच्छा, अब इस इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट मिस्टर ए को क्या रिसीव हुआ है, इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, तो अब पता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 ने क्या कहा, आपके कैपिटल असेट का, बात सुनना मेरी ध्यान से, आपके कैपिटल असेट का यहां पर क्या हुआ है, एक्सटिंग्विशमेंट हुआ है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ कैपिटल असेट, आपका कैपिटल असेट खत्म हो गया है। ठीक है, हम इस एक्सटिंग्विशमेंट को भी क्या मान के चलेंगे, ट्रांसफर मान के चलेंगे अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। तो याद रखना, अगर फायर की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, फ्लड की वजह से, हरिकेन की वजह से, टाइफून की वजह से, राइट्स की वजह से, एनिमी एक्शन की वजह से आपका कैपिटल असेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसको भी, उस डिस्ट्रक्शन को भी ट्रांसफर माना गया है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। ठीक है, अच्छा कितने पॉइंट्स हो गए, देखो हमारे 4 पॉइंट्स हो गए। अच्छा, अब अगला है ई पॉइंट, कंपल्सरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ। चलो ये भी मैं केस आपको समझाता हूं, कंपल्सरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ। पता है कंपल्सरी एक्विजिशन क्या होता है, समझे ना, मेरी बात जरा ध्यान से देखनी है। देखो, व्हाट इज कंपल्सरी एक्विजिशन, मेरे साथ साथ ना एग्जाम्पल सारे कॉपी करना। व्हाट इज कंपल्सरी एक्विजिशन, मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। ये ना एक पर्सन है मिस्टर ए, इसका ना सहारनपुर चौक पे एक बहुत बड़ा लैंड है, 5 बीघा का उसका लैंड है सहारनपुर चौक पे। ठीक है, अच्छा अब सुनो, अब पता है हुआ क्या, अब हुआ क्या, गवर्नमेंट का एक ना नोटिफिकेशन आया, गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया और गवर्नमेंट ने ना कहा कि हम सहारनपुर चौक पे ना कोरोना वायरस पेशेंट्स के लिए हम एक बहुत बड़ा क्या बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, जहां पर उनका क्या हो पाए, ट्रीटमेंट हो पाए। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने कहा हॉस्पिटल बनाने के लिए हमें लैंड भी चाहिए होगा, तो हम इस एरिया में, सहारनपुर चौक एरिया में जिस का भी लैंड है ना, उसका लैंड हम क्या करेंगे, कंपल्सरली एक्वायर, और उनमें से एक लैंड मिस्टर ए का भी है। तो गवर्नमेंट ने मिस्टर ए के इस लैंड को क्या कर लिया, कंपल्सरली एक्वायर कर लिया, और इसके बदले ना गवर्नमेंट मिस्टर ए को क्या पे कर देगी, कॉम्पनसेशन पे कर देगी। तो याद रखना, अगर गवर्नमेंट ने आपके लैंड को कंपल्सरली एक्वायर किया है ना, तो उसे भी क्या माना गया है, ट्रांसफर माना गया है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। और क्योंकि ट्रांसफर है तो याद रखना कैपिटल गेन अराइज करेगा, कैपिटल गेन क्या कर जाएगा, अराइज कर जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ हमारे कितने पॉइंट्स हो गए, 5 पॉइंट्स हो गए। अच्छा, 6th इंपॉर्टेंट, ये सब ना आगे पढ़ेंगे अभी, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक। चलो इसका भी आपको ना एक एग्जांपल देके बताता हूं, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक। ये देखना, बात समझना मेरी।
देखो, एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है, जिसका पता है बिजनेस था, जिसका बिजनेस था फर्नीचर खरीदने बेचने का। किस चीज का बिजनेस था? फर्नीचर खरीदने बेचने का बिजनेस था। लेकिन हुआ क्या, उसको इस बिजनेस में लॉसेस होने शुरू हो गए। उसको इस बिजनेस में क्या हो रहे हैं? लॉसेस। तो उसने डिसाइड करा कि हम फर्नीचर के बिजनेस को बंद कर देंगे और इसकी जगह हम एक नया बिजनेस शुरू करेंगे। नया बिजनेस शुरू करेंगे। किस चीज का? ज्वेलरी खरीदने बेचने का हम बिजनेस शुरू करेंगे, ठीक है। तो फर्नीचर का बिजनेस बंद करके ज्वेलरी का बिजनेस शुरू कर रहे हैं। अब मिस्टर ए ने कहा नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं ज्वेलरी का, तो कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस भी करनी पड़ेगी। तो मिस्टर ए के पास ना अपनी कुछ ज्वेलरी पड़ी हुई थी घर पे। मिस्टर ए ने क्या करा, वो ज्वेलरी अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दी एज कैपिटल। कैपिटल इंट्रोडक्शन। तो मिस्टर ए ने अपनी पर्सनल ज्वेलरी अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दी एज कैपिटल। अब मुझे ना एक बात का जवाब देना जो आपने पढ़ी हुई है। मुझे बताओ, ये जो मिस्टर ए की ज्वेलरी थी, पर्सनल ज्वेलरी थी, मूवेबल नेचर की थी, मतलब उसका क्या थी? कैपिटल असेट, है ना। पर्सनल आइटम ऑफ मूवेबल नेचर वैसे कैपिटल असेट नहीं होती है, लेकिन ज्वेलरी को कैपिटल असेट माना गया है। तो ज्वेलरी पहले कैपिटल असेट थी, और ये ज्वेलरी जब ज्वेलरी के बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुई एज कैपिटल, तो मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, ये कैपिटल असेट अब पता है किस में कन्वर्ट हो गया? मुझे बताओ, ज्वेलरी के बिजनेस में जाके ये कैपिटल असेट नहीं रहा ना, ये क्या बन गया? उस बिजनेस का स्टॉक बन गया। तो मुझे बताओ, ज्वेलरी जब तक घर पे थी तब तक वो क्या थी? कैपिटल असेट। एक बार ज्वेलरी के बिजनेस में हमने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया एज कैपिटल, इसका मतलब वो कैपिटल असेट कन्वर्ट हो गया इनटू स्टॉक। इस कन्वर्जन को ट्रांसफर माना गया है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। तो अगर याद रखना, अगर कोई कैपिटल असेट स्टॉक में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे ट्रांसफर माना जाता है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। ठीक है, कॉपी करते रहना एग्जांपल्स। चलो, ये हमारे 6 पॉइंट्स हो गए। अब देखो अगला पॉइंट हमारा, यहां पर देखो, ठीक है, 2 सिंपल से पॉइंट्स हैं। अगला है मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स। ठीक है, अगर जीरो कूपन बॉन्ड्स कल को रिडीम होते हैं तो उस रिडेम्पशन को भी क्या माना गया है? ट्रांसफर माना गया है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। और लास्ट आता है पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये मैं आपको ना सिंपल ओरली एक एग्जांपल बता देता हूँ, मेरी बात सुनना। पता है हुआ क्या? मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं। क्या हूं मैं? एक कॉन्ट्रैक्टर। मुझे कॉन्ट्रैक्टी ने 5 फ्लैट्स बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। ठीक है, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड हुआ 1 करोड़ रुपए, मतलब 20 लाख रुपए पर फ्लैट। अब हुआ क्या, मैंने 5 फ्लैट बना दिए। अब जब मैं उससे पैसा मांगने गया तो उसने मुझे 1 करोड़ में से सिर्फ 80 लाख रुपए दिया। मैंने कहा बचा हुआ 20 लाख। तो उसने कहा यार पैसा तो मेरे पास है नहीं, कैश तो मेरे पास है नहीं, तू एक काम कर, टॉप फ्लोर वाला फ्लैट जो है ना वो तू रख ले। टॉप फ्लोर वाला फ्लैट उसने मुझे दे दिया। अब सुनो, यहां पर मुझे बताओ, वो जो बचे हुए 20 लाख रुपए थे उसके बदले उसे कैश देना चाहिए था, लेकिन कैश के बदले उसने मुझे अपने एक फ्लैट का
पोजेशन दे दिया, मतलब ओनरशिप उसने अभी तक मेरे नाम पे ट्रांसफर नहीं करी है, उसने मुझे सिर्फ उस फ्लैट का क्या दिया है, पोजेशन। तो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इसे भी क्या माना गया, ट्रांसफर माना गया अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। याद रखना, अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती तब तो ये सेल ही हो जाता ना, तब तो ये क्या हो जाता, सेल। और जो सेल है उसे तो क्या माना गया है, उसे तो ट्रांसफर माना ही गया है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, सेल नहीं हुई, उसने मुझे सिर्फ क्या दिया है, पोजेशन दिया है, मतलब कागज अभी तक उस फ्लैट के मेरे नाम पे ट्रांसफर नहीं हुए हैं, मुझे सिर्फ उस फ्लैट की चाबियां मिली है, मतलब पोजेशन मेरे नाम पे ट्रांसफर हुआ है। तो अगर पोजेशन मेरे नाम पे ट्रांसफर हुआ है इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसे भी ट्रांसफर माना जाता है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। ठीक है, तो टोटल ये 8 पॉइंट्स हैं जिनको बताओ क्या माना गया है, ट्रांसफर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। ठीक है, चलो बाकी हम ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।